नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, परिवारवाद की जो राजनीति होती है ना, उसके कई बार नतीजे बड़े गलत निकलते हैं और उसमें कुछ फैसले भी ऐसे होते हैं, जिनसे सारी बाजी पलट जाती है। और जब बात होती है महाराष्ट्र की राजनीति की, तो आप देखिए, जो गलती बाल ठाकरे ने की, ठीक वही गलती शरद पवार ने भी दोहरा दी। बाल ठाकरे ने जिस शिवसेना को पैदा किया, जब उसका उत्तराधिकारी देने की बारी आई, तो उन्होंने ठीक से डिसीज़न नहीं लिया और सबसे अयोग्य उत्तराधिकारी को उन्होंने चुना और उसके हाथ में शिवसेना की बागडोर सौंप दी। उद्धव ठाकरे अपने 2 भाइयों के मुकाबले काफ़ी संकोची और अलग किस्म के व्यवहार के रहे हैं। 1996 में बिंदु महादेव की मौत और जयदेव के परिवार से दूरियों के बाद बाल ठाकरे के ठीक मतलब वैसे ही दिखने वाले राज ठाकरे राजनीतिक मामलों को देखा करते थे उस समय और पार्टी और परिवार दोनों ही जगह कहना चाहिए कि बड़े ऑब्सेसिव टाइप के, नक चढ़े टाइप के राज ठाकरे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी मान लिए गए। लेकिन 1999 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार चली गई, तो उसके कुछ सालों के बाद शिवसेना में उत्तराधिकार का एक और दावेदार पैदा हो गया। इस दावेदार का नाम था उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने ये दावा क्यों किया, ये तो कभी पता ही नहीं चला, लेकिन उनके दावे की भनक बाल ठाकरे को लगी, तो उन्होंने राज और उद्धव को आपस में बैठ करके बात को सॉर्ट आउट करने के लिए सलाह दी। दोनों में बातचीत भी हुई, लेकिन जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, विवाद वाली, वो नहीं सुलझी। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज ठाकरे पार्टी छोड़ दें, नहीं तो फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, बहुत शांत स्वभाव है उद्धव का और लेकिन ज़िद्दी भी है। उनकी ज़िद देख कर के ठाकरे साहब काफ़ी हैरान भी हुए, लेकिन जिनके 2 बेटे अब उनके साथ ना हों, तो ऑब्वियसली जो तीसरा बेटा होता है, उसके प्रति मन में मोह आना लाज़मी होता है। और उद्धव ठाकरे ने उत्तराधिकारी का जो दावा किया, वो उनका अपना दावा नहीं था। इसके पीछे एक पूरी कहना चाहिए कि एक पूरी टीम थी, जिसमें उनकी पत्नी, उनका सहायक यानी कि संजय राउत, ये सब शामिल थे। और इस टीम को ये लगता था कि साहेब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए पार्टी की विरासत उद्धव ठाकरे के हाथ में देनी चाहिए। अच्छा, जैसे कई बार होता है ना कि कोई बहुत चतुर व्यक्ति है, बहुत स्मार्ट है और दोनों आमने-सामने बैठे हैं, लेकिन एक बात मनवानी है उससे, तो वो उसके सामने रख देते हैं कि ये बात ऐसे है। अब जो अ, सीधा व्यक्ति होता है, वो जो बात सामने वाला कहता है, उसको मान लेता है। शिवसेना में ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ चालाक लोगों की एक टीम थी, उसे उद्धव जैसा सीधा और सरल फेस चाहिए था, ताकि वो परोक्ष रूप में पार्टी चला सके, जिसमें सबसे प्रमुख नाम उनकी अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे का होना चाहिए था। ठाकरे परिवार में वैसे भी महिलाओं का दबदबा रहा है, सभी जानते हैं। बाल ठाकरे की पत्नी मीनाताई ठाकरे जब तक जीवित थी, उनकी बात सबसे ऊपर रहती थी और जब उनकी मौत हुई, तो परिवार में जयदेव की पत्नी स्मिता ठाकरे, उनका रौब चलने लग गया। इसलिए रश्मि ठाकरे की अपनी इच्छा दबी रही। परोक्ष रूप से ही सही, पार्टी और ठाकरे परिवार की कमान उनके हाथ में रहनी चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी तब विरोध नहीं किया, ना उस समय जब ठाकरे परिवार की
परंपरा से अलग हट करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार किया गया। वो क्या चाहते थे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये सब अ, उनके नेचर के खिलाफ था। इसका नतीजा ये निकला कि शिवसेना खुद बहुमत के साथ ठाकरे परिवार को छोड़ के चली गई। चली तो उसी दिन गई थी जिस दिन बाल ठाकरे का निधन हुआ था, क्योंकि शिव सैनिकों को उद्धव में अपना नेता दिखाई नहीं देता था। लेकिन मातोश्री में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने शिवसेना विधायकों को उद्धव से अलग जाने से उस समय रोक दिया। अगर बाल ठाकरे परिवार से अधिक पार्टी की चिंता करते, तो उद्धव की जो टीम थी, उसके प्रेशर में नहीं आते, झुकते नहीं उसके सामने, और उनका उस समय झुकना ही आज की तारीख में शिवसेना के टूटने और मातोश्री के कहना चाहिए प्रभाव के कम हो जाने का कारण बन गया। अब एनसीपी की बात करें, तो ठीक वैसी ही कहानी वहाँ भी है। शरद पवार ने भी वही गलती दोहराई जो साहेब ठाकरे साहब ने दोहराई थी, जो वो गलती कर चुके थे। साहेब की गलती को अगले वाले साहब ने दोहरा दिया, यानी कि बाला साहब ठाकरे की जो गलती थी, वही गलती शरद पवार ने कर दी। अजीत पवार को वही सुप्रिया सुले भी एनसीपी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानती है, जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना करके शरद पवार ने अजीत पवार को किनारे का जाने का मैसेज दे दिया। शरद पवार का अपना कोई बेटा नहीं है, सभी को पता है। ये शरद पवार के लिए हो सकता है कि कोई अधिक महत्व की बात ना हो, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी बेटी के लिए अजीत उस कमी को ज़रूर पूरा करते थे। पहली बार अजीत पवार ने जब कहिए कि विद्रोह किया था, तब शरद पवार की पत्नी के समझाने पर ही वो वापस लौटे थे, और चाचा से राजनीतिक विद्रोह तो कर सकते थे, लेकिन कहिए कि जो उनकी आई थी, जो उनकी माँ थी, समझ लीजिए कि उनकी जो चाची थी, उनकी वो बात नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो वापस लौट आए। अब उन्हें उम्मीद रही होगी कि चाचा के बाद पार्टी का कामकाज ऑब्वियसली वही सँभालेंगे, और वो पार्टी को उसी हैसियत में चलाते भी रहे। 1-2 नेताओं को छोड़ दें, तो पार्टी के अधिकांश नेता, विधायक उनके साथ वैसे ही जुड़े हुए थे। लेकिन सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के साथ ही शरद पवार ने बाल ठाकरे की तरफ जो मैसेज दिया, उसे बेटा उद्धव ठाकरे मंजूर है, परंतु भतीजे राज का अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएँगे। बाल ठाकरे वाली बात, जो उनकी सोच थी, वही सोच शरद पवार को भी भारी पड़ गई। अब शरद पवार पार्टी बचाने के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं, उनसे उनकी दूरियाँ और बढ़ेंगी। कुछ राजनीति के एक्सपर्टीज़ ये मानते हैं कि शरद पवार ने जानबूझ के ऐसा हो जाने दिया। ये उनका अपना कहिए कि सोच हो सकती है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। ये उत्तराधिकारी की लड़ाई है, जिसमें शरद पवार ने अपने मुँह बोले बेटे की बजाय बेटी का पक्ष लिया। ये जानते हुए कि पार्टी ना वो चला सकेगी, ना पार्टी के लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन जानते तो बाल ठाकरे भी थे। शिवाजी मैदान से उन्होंने कहा था कि मेरे लोग, मेरे जैसे उत्तराधिकारी, मेरे जैसे नैन नक्श वाले लोग चाहते हैं। लेकिन इससे ज़रूरी तो नहीं कि नए तरह के लोगों का को नेतृत्व ना दिया जाए, नए लोगों को मौका ना दिया जाए। इसलिए शरद पवार ने अजीत पवार का अलगाव, टकराव की ओर जाएगा। अब आप देखिए ना, इसका संकेत सुप्रिया सुले ने उस बयान से भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वास्तविक एनसीपी है, वो शरद पवार के साथ है, और वही सब लोग उसके नेता हैं, असली नेता हैं, ये सुप्रिया सुले ने कहा। और इस टकराव में जो बचेगा, वही महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोनों ही पवार चुनाव आयोग के सामने पहुँच चुके हैं, और अजीत पवार को एनसीपी पर दावा करने के लिए 40 विधायकों का साथ चाहिए, 38 समझ लीजिए, और उनका गुट
40 विधायकों की समर्थन की बात कर रहा है। आज की जो दोनों मीटिंग्स हुई हैं, आप देख लीजिए शरद पवार की मीटिंग में केवल 13 लोग पहुँचे और उन 13 में से भी आधे लोग इस समय अजीत पवार के साथ हैं, उनके कॉन्टैक्ट में हैं और पार्टी के बड़े नेता अजीत पवार के साथ पहले ही जा चुके हैं। तो इससे शरद पवार की और अजीत पवार का जो वेटेज है, वो पता चलता है कि आज की तारीख में शरद पवार जो हैं कमज़ोर पड़ गए हैं। और क्यों कमज़ोर पड़े? उन्होंने वही गलती करी जो साहेब ने की थी, जो बाला साहब ठाकरे ने की थी। अ, जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, उसको ना बना करके उन्होंने किसी और को उत्तराधिकारी बनाया। तो उद्धव आज इस उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन है तो हैं। अब ठीक इसी तरीके से सुप्रिया सुले, उन्होंने उसको अपनी बेटी को अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन हालाँकि सुप्रिया सुले भी चाहती नहीं थी, लेकिन शरद पवार ने ऐसा किया। अब किया तो किया, लेकिन उनका जो मुँह बोला बेटा था, अजीत पवार, वो उनसे खफ़ा हो गया। और दोस्तों राजनीति वैसे भी बड़ी विचित्र है। अ, कोई इसमें रिश्ता काम नहीं आता, सिर्फ़ काम आता है तो अपना फ़ायदा, क्योंकि राजनीति का पहला नियम ही ये है कि आप अपना फ़ायदा देखिए। हाँ, ठीक है, कुछ पार्टीज़ हैं जिनके अपने अनुशासन हैं, जिसमें सबसे टॉप पे जो आपको पार्टी दिखती है वो है बीजेपी। संगठित संगठन है उनका, अनुशासन है, भले ही किसी के अंदर नाराज़गी हो, लेकिन वो अपनी नाराज़गी उस जगह पे बताएगा, जहाँ से वो कहीं बाहर नहीं निकलेगी, मतलब उसकी महक तक नहीं आएगी नाराज़गी की। तो हर पार्टी ऐसी नहीं होती और हर पार्टी में समझदार लोग नहीं होते। अब महाराष्ट्र के ये दुर्भाग्य कहिए कि पहले शिवसेना के लिए साहेब ने वो गलती करी, तो अब एनसीपी के लिए इन साहेब ने वो गलती करी। अब दोनों ही लोग चुनाव आयोग के सामने हैं। पलड़ा अभी अजीत पवार का भारी है। शरद पवार जो इतने बड़े चाणक्य बनते थे राजनीति के, आज वो उनका वेटेज कम से भी बहुत कम है। तो दोस्तों राजनीति इसी को कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्शन आपकी कोई भी काम नहीं आती है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके बारे में आप अपनी राय मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिलहाल इतना ही आज के लिए। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।